सत्र में और इस सत्र में कितने सारे विषय हैं आए हैं जो अत्यंत विचार प्रेरक हैं, चिंता प्रेरक भी हैं, क्योंकि इतने उलझे हुए विषय हैं। विषय उलझे नहीं हैं, हम उलझे हुए हैं। हमारी समझ उसके बारे में स्पष्ट नहीं है। इसका कारण भी स्पष्ट है कि हमको ये सिखाया ही नहीं जाता है, कहीं कहीं पर भी ये विचार बोले नहीं जाते हैं। इसका अर्थ है कि हमारे पाठ्यक्रम और विषयों की रचना कितना अभारतीय हो गया है, पूरा का पूरा विस्मृति में चला गया। और जो व्यवस्था थोपी गई वो स्वयं उलझी हुई है और हमारा जो भी है वो भी उसमें उलझ गया है। परंतु ये अत्यंत महत्वपूर्ण है, हमें उसको फिर से सुलझा कर ठीक करना है। ये हमारे सामने चुनौती है। ये तो पहला मुद्दा है। कितने सारे मुद्दे हैं जिनको एक एक मुद्दे को लेकर पूरी गोष्ठियाँ करने की आवश्यकता है। एक गोष्ठी से भी होगा नहीं, इतने जैसे युगानुकूल और देशानुकूल। ये इस संज्ञा को हम ऐसे प्रयोग करते हैं कि जैसे वो तो आज के ज़माने के अनुसार कह दिया, 21वीं शताब्दी में कह दिया, ऐसा नहीं है। इसको भी एक पूरी गोष्ठी चाहिए। इसी प्रकार से आश्रम व्यवस्था के लिए भी चाहिए, वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था के लिए भी चाहिए। अभी प्रकाश जी ने एक प्रश्न पूछा, सार्वत्रिक क्या होता है? व्यक्ति की समाज में शिक्षा या संपूर्ण समाज की शिक्षा? कुटुंब शिक्षा का भी ऐसा है। इसलिए हमारे शब्द प्रयोग आप देखेंगे तो कुटुंब की शिक्षा और कुटुंब में शिक्षा, कुटुंब में रहने वाले हर सदस्य की कुटुंब के अन्य सदस्यों के माध्यम से शिक्षा होती है और कुटुंब के हर सदस्यों को अपनी अपनी भूमिका कैसे निभाना और अपने से छोटे हैं उनको शिक्षित कैसे करना, उस विषय की शिक्षा होती है। इसलिए कुटुंब में कुटुंब की दोनों प्रकार की शिक्षा ये आजीवन शिक्षा में आएगा। उसी प्रकार से सार्वत्रिक शिक्षा में एक एक व्यक्ति की समाज में शिक्षा और संपूर्ण समाज की भी शिक्षा, ऐसे दोनों विषय आते हैं। तो ये भी समझने का ही विषय है। प्रकाश जी ने बहुत ही रोचक प्रश्न पूछा, बहुत ही इंटरेस्टिंग। जैसे व्यक्ति के पंचकोश होते हैं, ऐसे समाज के भी होते हैं क्या? हाँ, होते ही हैं। यद पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जो एक एक पिंड में माने एक एक व्यक्ति में है, वो सब का सब ब्रह्मांड में भी होता है। और ब्रह्मांड क्या है? व्यष्टि, समष्टि, सृष्टि और परमेष्टि मिलकर ही तो ब्रह्मांड बनता है। तो ब्रह्मांड के पंचकोश होते ही हैं, इसलिए समष्टि के भी होते हैं, सृष्टि के भी पंचकोश होते हैं। और ये बहुत समझने लायक विषय है कि ये समाज के पंचकोश क्या है। आप एकात्म विज्ञान पढ़ेंगे तो उसमें ये समाज के, सृष्टि के पंचकोश क्या होते हैं, किस प्रकार से व्यक्त होते हैं, इसके सूत्र हमको मिलेंगे। और कभी ये विषय चिंतन सत्र में या अन्य निमित्त से भी आना ही चाहिए। पहले तो व्यक्ति का पंचकोश क्या है, उसका विकास कैसे होता है, विकास किसको कहते हैं, ये भी है। और फिर समष्टि का पंचकोश क्या है, ये भी समझने का विषय तो है। वर्ण और वर्ण व्यवस्था ये बहुत क्रूशियल विषय है। क्रूशियल माने महत्वपूर्ण, परंतु उतना ही उलझा हुआ और उतना ही उलझाया हुआ विषय है। वर्ण और वर्ण व्यवस्था ये दो अलग बातें हैं। वर्ण एक एक व्यक्ति का होता है, वर्ण व्यवस्था पूरे कुटुंब की और समाज की होती है। एक प्राकृतिक है, एक सामाजिक सांस्कृतिक है, इतना दोनों में अंतर है। उदाहरण के लिए एक व्यक्ति वैश्य कुल में जन्मी है, एक वैश्य कुल में जन्मा है एक व्यक्ति,
तो व्यवस्था की दृष्टि से तो वह वैश्य होगा, क्योंकि वैश्य माता पिता के घर में, वैश्य कुल में उसका जन्म हुआ है, इसलिए जन्म से वह वैश्य है। परंतु केवल जन्म से नहीं है, वो कुल की व्यवस्था के कारण से, कुटुंब की व्यवस्था के कारण से, और समाज में कुटुंब इकाई करके है, इसलिए कुटुंब के कारण से वह वैश्य है। व्यक्ति के नाते क्या है? व्यक्ति के नाते वह ब्राह्मण हो सकता है, शूद्र हो सकता है, क्षत्रिय हो सकता है। इसका इंडिकेशन क्या है और कारण क्या है? हम कहते हैं कि पूर्व जन्म के परिणाम स्वरूप, पूर्व जन्म के कर्म के कारण से, भाग्य के कारण से यह जन्म प्राप्त होता है। तो व्यक्तिगत वर्ण पूर्व जन्म के संस्कार के कारण से होता है, और वह कुल का जो वर्ण है उससे भिन्न होगा। ये तो प्रकृति का, जन्म का विज्ञान कहता है, वो साइंस है। आप जन्म पत्रिका देखेंगे तो एक बात तुरंत ध्यान में आएगी कि उसमें आपका वर्ण जो लिखा गया है वह वर्ण आपके कुल के वर्ण से अलग है, अलग होता है। कभी एक भी होता है संयोग से, कभी अलग भी होता है। ये इंडिकेशन क्या है? यह इंडिकेशन एक पूर्व जन्म का है, और दूसरा उस समय, जन्म के समय ग्रह नक्षत्रों की, ब्रह्मांड की स्थिति और उसके साथ व्यक्ति का समायोजन किस प्रकार का था और उसका प्रभाव कैसा है, उसके आधार पर जो चरित्र निश्चित होता है, उसका इंडिकेशन जन्म पत्रिका का वर्ण है। अब कुल का वर्ण अलग है, व्यक्तिगत वर्ण अलग है जन्म पत्रिका के आधार पर। आयुर्वेद में अगर आप देखेंगे तो प्रकृति परीक्षण में आपका कोई वर्ण तीसरा है, उसका भी वैज्ञानिक कारण ही है। अभी तो इन 3 बातों की ही हम चर्चा कर रहे हैं। ऐसी तो सूक्ष्म बातें और भी होती हैं कि जो एक एक व्यक्ति का वर्ण निर्धारित करते हैं। अब व्यवस्था के नाते आपको क्या विचार करना चाहिए? मैंने हम क्या सोचेंगे? व्यक्तिगत वर्ण है वो देखेंगे कि कुल का वर्ण है वो देखेंगे? लॉजिक कहता है कि यदि हमारी समाज व्यवस्था कुटुंब को इकाई मानती है तो कुल का वर्ण ही वर्ण मानना चाहिए, वो व्यवस्था है। यदि आप व्यक्ति केंद्रीय समाज रचना को ध्यान में लेंगे तो फिर आप जन्म पत्रिका का वर्ण देखो। बाद में व्यवसाय तो करेंगे ना, व्यवसाय के आधार पर यदि वर्ण तय करना है तो व्यवसाय तो आप बाद में करेंगे। उसके आधार पर तब तक क्या ये होल्ड पर रहेगा कि नहीं अभी तो वर्ण पता नहीं, हम जो व्यवसाय करेंगे वो हमारा वर्ण। ऐसे तो ये तो उल्टा क्रम हुआ, वर्ण के अनुसार व्यवसाय करेंगे कि व्यवसाय के अनुसार वर्ण करेंगे, वर्ण तय करेंगे। ये तो अराजक है, मैंने ये तो अव्यवस्था है, कोई व्यवस्था ही नहीं है। तो एक व्यवस्था के नाते, समाज व्यवस्था के नाते कुल का वर्ण वही अपना वर्ण होता है, ये व्यवस्था है, प्रकृति विज्ञान नहीं है। तो व्यवस्था स्वीकार करना, ये तो हमने वेद काल से तय किया कि कुटुंब को इकाई मानो। इसी प्रकार से हमारा इस जन्म में परिचय तो कुल के आधार पर होता है, किसके बेटे हो, किस कुल में जन्मे हो, ऐसे ही है। और पंचतंत्र की और पुराणों की अनेक कथाएं कुल के जन्म को ही, कुल के वर्ण को ही महत्व देती हैं। कुल से क्या होता है, बहुत अच्छी, मैंने समय आपने दिया ही है तो मैं बता देती हूँ। पंचतंत्र में एक कथा है, एक लोमड़ी का बच्चा, सियार का बच्चा सिंह के कुल में पल रहा था। ऐसी कथाएं तो बहुत आती है ना, इसको इसने पालन किया, इसका इसने के पालन किया। तो वो बड़ा सुंदर था,
सिंह के शावकों के साथ ही खेलता था, खाता था, प्रेम भी, सभी बंधुभाव भी था, सब कुछ था। एक बार दूर से हाथी की चिंगाड़ सुनाई दी, तो हमको पता है कि सिंह को सहन नहीं होता हाथी, वो उसको ही शिकार करने के लिए एकदम उद्यत होता है। तो सिंह के बच्चे भी वो उछल कूद करने लगे, हाँ हाथी आया है, शिकार करेंगे, शिकार करेंगे। वो लोमड़ी का बच्चा दुबकने लगा हाथी की चिंगाड़ सुनकर, वो उछलते थे और ये दुबकता था। तो बीच में उनका देखकर वो भी उछलने का प्रयास करता था, लेकिन फिर दुबक जाता था। तो सिंहिनी ने कहा, शूरोसी कृतविद्योसी दर्शनीयोसी पुत्र का, तुम शूरवीर हो, बहुत पढ़े लिखे भी हो, विद्वान हो, कृतविद्योसी दर्शनीयोसी, सुंदर भी हो, परंतु यस्मिन कुले तु जातस्व गजस्तत्र न हन्यते, तुम जिस कुल में जन्मे हो उसमें हाथियों की शिकार नहीं होती। सिंह के कुल में ही हाथियों की शिकार होती है। ये क्या है? कुल के संस्कार इतने प्रबल होते हैं, इसलिए हैं। और हम 14 पीढ़ी, 5 पीढ़ी और 70 कुल ये और एक कुल ये और कितनी कथाएं हम सुनते हैं। तो एक व्यवस्था के नाते वह जन्म से ही रही है, और इसके पीछे तार्किक और वैज्ञानिक ये कारण भी रहे हैं। और आज उसका राजनीतिकरण, अज्ञान, विपरीत ज्ञान, निहित स्वार्थ लोगों के, ब्रिटिशों के और हमारे राजनेताओं के, और ये सब होकर इसको एकदम सब तोड़ फोड़ कर दी गई और हीन भावना डाली गई। ये हीन भावना का तो विषय ही नहीं था। हाँ भाई, तुम्हारे कुल में हाथी की शिकार नहीं होती, लेकिन तुम सिंह शावकों के साथ वैसे ही रह रहे हो जैसे एक घर में भाई भाई सब रहते हैं, ऐसे ही रह रहे हो। तो अभी इतना कहने से सब कुछ क्लियर हो जाएगा ऐसा तो नहीं है, लोग मान भी जाएंगे ऐसा भी नहीं है। परंतु वर्ण संकर, वर्ण व्यवस्था और ये सारी बातें जो हैं वो बहुत अध्ययन की अपेक्षा करती है। अध्ययन करना चाहिए। हमारी पूरी समाज व्यवस्था हजारों वर्ष के परंपरा में ऐसे ही बनी रही है। और अभी किसने कहा, समृद्धि, सुख, सौमनस्य, माने समाज के सभी वर्ग साथ में रह रहे हैं, इसका ही वो कारण रही है। तो और हमको ये करना चाहिए। जैसे समाज पुरुष का वर्णन पुरुष सूक्त में किया गया है, वो तो सारे ब्रह्मांड का ही वर्णन है। ब्राह्मणोस्य मुखमासीत बाहु राजन्याकृतः, तो मुख है वो ब्राह्मण है समाज पुरुष का, बाहु है वो क्षत्रिय है, उरु है वो वैश्य है, और पैर है वो शूद्र है। अब इसका ऐसा वर्णन वो वेद काल के ऋषियों ने जो दर्शन किया और समझा, उस समय आज के पॉलिटिशियंस नहीं थे और ब्रिटिश भी नहीं थे, तो उसका कोई विपरीत परिणाम नहीं हुआ। आज विपरीत हो रहा है, तो युगानुकूल के नाम पर, युगानुकूलता के नाम पर उसको ही छोड़ देना और कोई नई व्यवस्था बेसिर पैर की बनाना, ये तो कोई बुद्धिमानी नहीं है। शास्त्र का भी अध्ययन करना चाहिए, परंपरा का अध्ययन करना चाहिए, इतिहास देखना चाहिए, व्यवस्था भी देखनी चाहिए, परिणाम देखने चाहिए, और बाद में सुज्ञ लोगों ने, विद्वज्जनों ने नई व्यवस्था बनाओ। हाँ ठीक है, युगानुकूल आपको 4 नाम नहीं देने तो ना लो, दूसरे नाम ढूंढो, लेकिन व्यवस्था तो वैसी ही बनेगी, कुल के आधार पर ही बनेगी। आप व्यक्तिगत वर्ण के पीछे जाएंगे और गुण कर्म करेंगे तो व्यक्ति केंद्रीय समाज रचना तुरंत बनाएंगे। वो तो एक कुल में 3 वर्णों के 3 भाई होंगे, फिर क्या करेंगे? फिर वही, और उसके घर में फिर बेटा हुआ तो स्कूल का रहेगा ही नहीं, सारा कुल ही नष्ट हो गया, कुल की व्यवस्था ही नष्ट हो गई। तो जरा ये अधिक विचार करना चाहिए। इसमें वाद विवाद होगा तो वाद विवाद के थ्रू जाना चाहिए। तो क्या हो गया, वाद विवाद होगा
तो वाद विवाद से घबराना तो नहीं चाहिए। गुण कर्म, ये गुण क्या है और कर्म क्या है? कर्म माने व्यवसाय नहीं है, कर्म माने पूर्व जन्म के संचित कर्म है, जिसको हम पूर्व जन्म के संस्कार कहते हैं। गुण भी त्रिगुण है, जिसके आधार पर आयुर्वेद काम करता है और योग भी काम करता है। वो गुण कर्म है, उसके स्थान पर गुण माने स्वभाव और कर्म माने व्यवसाय ऐसा कर दिया, ऐसा नहीं है। तो सही अर्थों में हमारी शब्दावली भी समझना चाहिए। और इस प्रकार से ये तो भारतीय समाज रचना के आधार स्तंभ हैं, जिन आधारों पर हजारों वर्षों से हमारा अभ्युदय और निश्रेय हम प्राप्त करते रहे हैं। ये है पुरुषार्थ चतुष्टय, ये है वर्णाश्रम व्यवस्था। वर्ण करते हैं, आश्रम व्यवस्था का किसने मना किया है? कोई नाम ही नहीं देता कि ब्रह्मचर्य आश्रम। जब चारों आश्रमों के लोग एक परिवार में रहते हैं तब रहना कैसे? आश्रम व्यवस्था कोई नहीं देखता है। तो वर्णाश्रम व्यवस्था, जाति तो निश्चित रूप से व्यवसाय के साथ ही जुड़ी है। एक वर्ण में अनेक जातियां होती हैं। आजकल एक थोड़ा समझने में अटपटा ऐसा विषय शुरू हुआ है। यहाँ भी मैंने कल किसी से सुना था, एक जाति में चारों वर्ण होते हैं। अब ये कैसे होता है मेरी समझ में तो नहीं आया है, लेकिन बहुत लोग कहते हैं कि एक जाति में चारों वर्ण होते हैं। उसमें जो अनुसंधान करता है वह ब्राह्मण, समझो एक कुम्हार है, मटके नए इनोवेशंस किए तो वो ब्राह्मण कुम्हार हो गया। फिर उसको अच्छी कीमत में बेचने की कुशलता प्राप्त कर दी है तो वो वैश्य हो गया, तो है वैश्य कुम्हार हो गया। फिर जो बहुत अच्छी मिट्टी गूंदता है और बनाता है वो शूद्र कुम्हार हो गया। और जो तुम्हारे कैसे बिकेंगे, मेरे मटके वो क्षत्रिय हो गया। तो ये तो सारी बातें बहुत अटपटी हैं। हाँ, एक वर्ण में एक से ज़्यादा जातियाँ तो होती है। जैसे ब्राह्मण में कोई यज्ञ याग करवाता है तो याज्ञनिक है, कोई कर्मकांड करवाता है तो वो पुरोहित है, कोई अध्यापन करता है तो वो आचार्य है, हाँ, कोई वेद पठन करता है तो वो त्रिवेदी चतुर्वेदी है, त्रिपाठी है। तो ऐसे, और जो पाचन क्रिया माने घर रसोई बनाता है, भोजन बनाता है, वो महाराज है, स्वयं पाकी है, पाकी है। ऐसे भिन्न भिन्न जातियाँ एक वर्ण में तो होती हैं, वो समझ में आने वाली बात है। अभी तो सरनेम नहीं लगाते। हाँ, अभी सरनेम केवल कॉलर टाइट करने के लिए है, अंदर कुछ नहीं है। हाँ, हम चतुर्वेदी को वेद का कुछ नहीं आता है और चतुर्वेदी होते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हमें इस विषय का बहुत अध्ययन करना चाहिए। ये अध्ययन के विषय हैं। अध्ययन के बाद युगानुकूल प्रस्तुति के लिए अनुसंधान करना चाहिए। ये युगानुकूल की ये पुंगी बजा रहे हैं, उनके पीछे नहीं जाना चाहिए। पहले तो युगानुकूल और देशानुकूल होता क्या है इसकी मीमांसा करनी चाहिए। वो बहुत अच्छे शब्द हैं और बहुत काम के शब्द हैं, बहुत समझने लायक संज्ञाएं हैं और अच्छा शास्त्रों की पुनः प्रस्तुति के लिए बहुत उपयोगी ऐसे कीवर्ड्स हैं, चाबी रूप शब्द हैं। वो भी युगानुकूलता नहीं होना ये हमारे शास्त्रों के लिए बहुत बड़ी अड़चन है। कैसे केसरी जी और 2 मिनट मैं छोड़ूंगी नहीं। जैसे हमारे शास्त्रों की हर पीढ़ी में, हर युग में पुनः प्रस्तुति होती रही है।
शास्त्रों में दो पक्ष होते हैं। एक सिद्धांत होता है, वो शाश्वत है, वो नहीं बदलता, परंतु दूसरा अप्लाइड पक्ष होता है व्यवहार का, वो तो हर पीढ़ी में बदलता है और बदलना चाहिए। तो एक पीढ़ी जब दूसरी पीढ़ी को देती है, सौंपती है, तो दूसरी पीढ़ी क्या करती है, जैसा दिया है वैसा पूर्ण रूप से पहले तो लेती है। उसमें वो कुचराई नहीं करती। कुचराई माने इन्होंने तो 100% देना चाहा, लेकिन हमने तो 60% ही लिया, 40% छोड़ दिया, तो हमने अपराध किया, क्योंकि वो तो लुप्त हो जाएगा। तो 100% पूरा लेना, ईमानदारी से लेना, प्रयास पूर्वक लेना, सब कुछ ग्रहण करना, ये दूसरी पीढ़ी का काम है। उसके बाद देश काल परिस्थिति देखकर उसमें यदि कुछ दोष रह गया है तो उसको दूर करना, परिष्कृत करना, ये भी दूसरी पीढ़ी का काम है। हाँ भाई, ये 50 वर्ष पहले ऐसा चलता था, आज नहीं चलेगा, क्योंकि देश काल परिस्थिति बदल गई है। परंतु सिद्धांत क्या है और उसका व्यवहार का रूप क्या है, ये समझना पहले। सिद्धांत नहीं बदलना, व्यवहार बदलना, तो वो तो बदल तो होगा, वो परिष्कृति होगी। बाद में अपनी कल्पना से, अपनी सृजनता से कुछ नया जोड़ना, तो वो बदल गया ना, ये बनना। ये रिसर्च का मामला है और युगानुकूल परिवर्तन हुआ। ऐसा हर पीढ़ी में होता रहता है, तो वो स्वाभाविक रूप से सीखा जाता है। हमारे छोटे छोटे सुभाषित भी इस तत्व को समझाते हैं, माने लोगों को किस प्रकार से ज्ञान के साथ व्यवहार करना ये सिखाते। जैसे तातस्य कूपोयमिति ब्रुवाणः क्षारम जलम का पुरुषाः पिबन्ति, ऐसा एक सुभाषित का वचन है। अरे परंपरावादी होते हैं ना, मेरे पिताजी का कुआं है, मेरे पिताजी का कुआं है, उसी का पानी मैं पीऊंगा, ऐसा करके वो सड़ गया है पानी, तो भी पिताजी का कुआं है, पिताजी का कुआं है, 3 पीढ़ियों से हम इसी कुएं में से पानी पी रहे हैं, इसलिए हम तो इसी से पिएंगे, ये कहने वाले तो कापुरुष होते हैं। वो कुछ करने, पुरुषार्थ ही नहीं करना चाहते और बात भी समझना नहीं चाहते। परंपरा पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे पूर्वजों ने किया, इसलिए तो ऐसा गंदा पानी नहीं पिया जाता, फिर उसको तो शुद्ध करना ही होता है। तो ये अपनी तरफ से परिष्कार करना, अपनी तरफ से उसमें जोड़ना, ये होता है। तो क्या हुआ, इसलिए हर युग में हमारे आचार्यों ने पुनः भाष्य लिखे, मूल सूत्र ग्रंथों पर, मूल वेद उपनिषदों पर सभी ने भाष्य लिखे। शंकराचार्य ने लिखा, वल्लभाचार्य ने लिखा, रामानुजाचार्य ने लिखा, आज भी भगवद गीता पर लोकमान्य तिलक ने लिखा, श्री अरविंद ने लिखा, स्वामी विवेकानंद ने लिखा, महात्मा गांधी ने लिखा, आज भी लोग लिख रहे हैं। क्यों? हाँ, सभी मैंने, कौन नहीं है, कोई बच्चा नहीं। भगवद गीता तो किसी से नहीं बची है, सभी ने भाष्य लिखे हैं। क्यों? अपने समकालीन लोगों को समझाने के लिए, हम जो समझे हैं उसको प्रस्तुत करने के लिए। तो गीता वही की वही है, उसका सिद्धांत वही है, परंतु मैंने उसकी मेरे समझ के अनुसार युगानुकूल प्रस्तुति की। ये कठिनाई क्या है, चाणक्य के काल तक ये परंपरा खंडित नहीं हुई थी, तो ऐसी प्रस्तुति होती रही। चाणक्य ने भी, पूर्व के अर्थशास्त्रियों ने जितना भी लिखा था वो सारा समझकर संकलित करके अपनी पद्धति से अर्थशास्त्र पुनः लिखा। वो पुनः प्रस्तुति थी शास्त्र की ही। उसके बाद आज तक ऐसा भाष्य नहीं लिखा गया, ऐसा शास्त्र का निरूपण नहीं हुआ। तो आज स्थिति क्या हुई, वो वेद उपनिषद ग्रंथ सारे, शास्त्र सारे जानने वाले लोग एक शब्द का, अक्षर का भी परिवर्तन करने के लिए तैयार नहीं है।
इसलिए हमारे शास्त्रों की युगानुकूल प्रस्तुति नहीं होती है। नहीं, उसमें जो लिखा वही ठीक, उसमें तो हम कुछ भी बदल नहीं कर सकते। वो सिद्धांत और व्यवहार का भेद समझ नहीं रहे हैं, तो अपने शास्त्रों की पुनः प्रस्तुति नहीं होती है, युगानुकूल प्रस्तुति नहीं होती है, और पश्चिम के शास्त्र व्याप्त हो गए हैं, सबके माथे मार दिए गए हैं। अब क्या करना? हमारे हैं नहीं, जो हैं, जो पढ़ा रहे हैं वो करने नहीं देते हैं, और हम अध्ययन करके करते नहीं है, और वो जो उसके विपरीत शास्त्र हैं वो हमारे माथे थोप दिए गए हैं। पढ़ो, जाओ IIT में पढ़ो, IIM में पढ़ो, IISc में पढ़ो, यूनिवर्सिटी में जाकर पढ़ो, रिसर्च इंस्टीट्यूट में जाकर रिसर्च करो, फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ की शाखाएं हैं उनमें जाकर पढ़ो, करो रिसर्च, डिग्रियां प्राप्त करो, नौकरियां प्राप्त करो, ऐसे उच्च संस्थान सारे चलाओ, और फिर सरकार की अर्थ नीति बनाओ, युद्ध नीति बनाओ, समाज नीति बनाओ, कानून बनाओ। ये देश ऐसे चलता है। अभी हमारे शास्त्रों के आधार पर नहीं चलता है। अब ये तो बड़ी भारी समस्या है। कौन अध्ययन करेगा, कौन समझेगा, कौन युगानुकूल करेगा प्रस्तुति, कौन हिम्मत करेगा, कौन साहस करेगा? हम क्या करते हैं, ओ वरना छोड़ो, उसे वो वाद विवाद का विषय है, वो छोड़ो। अरे नहीं छोड़ सकते, आपका समाज भटक जाएगा। तो किसी भी समस्या के थ्रू पार निकलना, ये भी साहस भी चाहिए, स्ट्रैटेजी भी चाहिए, और कुव्वत भी चाहिए, सभी चाहिए ना। नहीं तो दुर्बल की तरह तो कुछ नहीं होता, वो तो पराक्रम तो करना ही होता है। तो ठीक है, रोज सुबह शाम बादाम खिलाने लगो सबको, भोजन में, अल्पाहार में, और गोष्ठियाँ करते रहो, और ऐसे करते रहो, तो फिर हमारा पुरुषार्थ ज्ञान के क्षेत्र में जागृत होगा। क्योंकि ये कोई ऐसे आते जाते में करने लायक विषय नहीं है, इसको तो मीमांसा करनी पड़ेगी इसकी, और जो जानकार लोग हैं उनको भी अपील करनी पड़ेगी। सब कुछ हम ही करेंगे ऐसा नहीं है। मुझे स्मरण है अंतिम कि संघ की प्रतिनिधि सभा में माननीय अशोक जी सिंघल सभी में, कार्यकारिणी में, प्रतिनिधि सभा में, सर्वत्र कह रहे थे हमारे धर्माचार्यों को इकट्ठा करके आज के युग की स्मृति का निर्माण कर। वो तो कोई हमारा आपका काम थोड़े है, वो तो धर्माचार्यों का काम है। उसको कम से कम 25 वर्ष बीत गए, अभी स्मृति का निर्माण नहीं हो रहा है। कोई आचार्य पहल ही नहीं करता है, कोई आचार्य समूह, आचार्य संघ भी बन गए हैं, वो भी नहीं कर रहे हैं। हम उनको अपील करने वाले लोग भी नहीं हैं, उल्टे उसको एक तरफ करके बचकर निकल जाने वाले हम लोग हो गए। नहीं, ओ अरे वो विवाद है ना, उसको छोड़ो, हम दूसरा काम करो। ऐसा कर करके हम जो ज्ञान क्षेत्र में भी व्यवहार हो, कोई शैक्षिक संगठन इसकी ओर ध्यान देने के लिए तैयार नहीं, कोई सामाजिक धार्मिक संगठन इसकी ओर ध्यान देने के लिए तैयार नहीं। सब बच के रहते हैं। और खानगी में ब्राह्मण ऐसे करता है और शूद्र कहता है अच्छा तुम ब्राह्मण, हम भी दिखाते हैं। ऐसा आंतरिक तो ऐसा चल रहा है, इसका जरा उपाय भी सोचना चाहिए।